हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ मंत्रा पर। आज हम लोग जो सेशन करने चल रहे हैं या UPSI GK GS का सेशन रहेगा। आपके यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन आपको लेखपाल में भी देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और यहाँ पर जो भी विकल्प दिए हैं इनकी व्याख्या भी देखते हुए चलते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। उन्हीं बिंदुओं को हम यहाँ पर समावित करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारा कंटेंट आपका जो है एग्जाम ओरिएंटेड ही हो। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी नए लोग हैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और जो पहला प्रश्न है यहाँ कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय भौतिकवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में माना जाता है। तो जो भारतीय भौतिकवाद है उसमें पहले समर्थक कौन रहे हैं? क्या पूर्णकश्यप थे, पगुधा कपचायन थे, संजय बेलाथी पुत्र थे या फिर अजित केशकंबली जी थे? तो यहाँ जो विकल्प हो जाएगा क्या होगा आपका बताएं। तो बताएंगे कि जो पहले भौतिकवाद के समर्थक थे वे अजित केशकंबली जी थे। ठीक है, अजित केशकंबली जी थे और इनका अगर समय पूछा जाए तो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय रहा है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय रहा है और ये जो रहे थे वो चारवाक स्कूल के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, जो चारवाक स्कूल है, चारवाक स्कूल के अग्रदूत माने जाते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है प्रश्न ऐसे भी बन जाए कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भौतिकवाद के पहले समर्थक कौन थे, तो क्या बताएंगे? अजित केशकंबली जी थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, भारतीय दर्शन के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ एक तरफ दर्शन दिया है और एक तरफ दर्शन के प्रतिपादक कहेंगे या संस्थापक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? आपको प्रतिपादक अगर मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिपादक भी वही होते हैं और संस्थापक भी वही होते हैं जिन्होंने इनकी शुरुआत की है। और ये बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ जो विकल्प ए दिया है न्याय, क्या जैमिनी है? सांख्य के प्रतिपादक क्या पतंजलि जी हैं? वैशेषिक के कणाद हैं, क्या केवल एक सही है? केवल तीन, केवल एक और तीन, 2 व 3, कौन सा सही होगा? तो आप लोग जानते हैं न्याय के जो प्रतिपादक रहे हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो गौतम ऋषि रहे। कौन है? न्याय के तो जो प्रतिपादक रहे वो गौतम ऋषि रहे हैं। जैमिनी गलत हुआ है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपने दर्शन तो पढ़े होंगे, षट दर्शन की बात करता है ना? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बताएंगे कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि है। ठीक है, वैशेषिक के कौन है? तो वैशेषिक के कणाद है। विकल्प आपका सही होगा ये, अर्थात हम कहेंगे केवल 3 सही होगा। अब यहाँ जो विकल्प दिया है जैमिनी, तो जैमिनी किसके प्रतिपादक रहे हैं? तो बताएंगे जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा के हैं। किसके हैं? पूर्व मीमांसा के हैं। और यहां से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है, दर्शन एवं प्रतिपादक पूछे जाते हैं। पतंजलि किसके हैं? तो पतंजलि जो है किस दर्शन के हैं? तो बताएंगे योग दर्शन। पतंजलि जो है योग दर्शन के हैं। ठीक है, तो कितने हो गए पॉइंट हमारे पास? 1 2 3 4 और 5। एक और दर्शन है, क्योंकि दर्शन की बात करें तो दर्शन कितने हैं? दर्शन की बात करें तो कितने? तो 6 दर्शन, 60 दर्शन जिसे बोलते हैं।
तो यानी कि पूर्व मीमांसा हो गया, इसके अलावा एक हो जाएगा उत्तर मीमांसा। क्या होगा? उत्तर मीमांसा होगा। क्लियर है कि नहीं? उत्तर मीमांसा, और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन होंगे तो बताएंगे बादरायण जी है। बादरायण प्रतिपादक है। ये क्या है भाई? बादरायण जो है प्रतिपादक है। उत्तर मीमांसा क्या है? ये कहेंगे दर्शन है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आप देखें कि अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आपको यह बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? क्या अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, कनाडा का है, या फिर भारत का है? तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोग जानते होंगे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो भारत का है, लिखित है। ठीक है, भारत का है। अगर भारत को पूर्णतः संविधान बनने का जो समय होगा तो वो क्या होगा तो बताएंगे 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान हमारा क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया था? अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था भाई? अंगीकृत किया गया था। तो इसी दिन को 26 नवंबर को क्या मानते हैं हम लोग? विधि दिवस के रूप में जानते हैं, विधि दिवस। ठीक है ना, विधि दिवस। 26 नवंबर 1949 को यह आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। क्या हो गया था? आंशिक लागू। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है ना? चल आगे देखें हम लोग, आगे देखें। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में अदिश राशि है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है। क्या वेग होगा, विस्थापन होगा, चाल होगा, या फिर बल होगा? तो ये आप लोगों को बताना है कि अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि और भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां तो आप लोग जानते होंगे, भौतिक राशियां विज्ञान से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 3 से 4। तो 2 प्रकार की होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं सदिश राशियां, और एक को कहते हैं अदिश राशियां। क्या बोलते हैं भाई? अदिश राशियां। तो जो सदिश राशियां होती हैं उनमें क्या होता है? दिशा व परिमाण दोनों होता है। अदिश राशियों में दिशा व परिमाण दोनों होता है, लेकिन अदिश राशियों में क्या होता है? तो सिर्फ व सिर्फ परिमाण होता है। अदिश राशियों में क्या होता है? तो सिर्फ व सिर्फ परिमाण होता है। आज आप बैठ जाओ आके। अच्छा ठीक। और वेग, विस्थापन और बल ये क्या है? ये सभी की सभी क्या है? सदिश राशियां हैं मेरे दोस्त, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर? चल आगे देखें। अगला जो प्रश्न है, आइए आगे देखें। प्रश्न संख्या 5, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है ये आपको बताना है। क्या सितार करता है, लाउड स्पीकर करता है, माइक्रोफोन, या फिर उपर्युक्त सभी हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? कि जो हम बोलते हैं उसको एक युक्ति होती है, वो कैच करता है और दूसरी जगह जो है भेज देता है। तो वो क्या होता है? तो वो माइक्रोफोन होता है। आपने देखा होगा कि फोन में जो लगा होता है वो आवाज को कैच करता है और दूसरी जगह भेज देता है। तो ये हो जाएगा। सितार क्या करता है? तो सितार क्या करता है मेरे दोस्त?
यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, ये ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो लाउड स्पीकर है ये जो है विद्युत ऊर्जा को, लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, ध्वनि में परिवर्तित करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? चल आगे देखें। प्रश्न संख्या 6 देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या 6 आप देखें, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इनको याद भी रखिएगा, है कि नहीं? चल, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, या न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, एंडरसन ने, या फिर चैडविक ने? तो इसकी खोज किसने की थी? एक ट्रिक है, ईंट पर नाच, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और टा से क्या होगा? थॉमसन होगा। क्या होगा? जे थॉमसन हो जाएगा। ठीक, पा से क्या होता है? तो कहेंगे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और इसकी खोज रा से क्या होगा? रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। और ना से क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तो बताएंगे न्यूट्रॉन होता है। और चा से क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि ये चा से चैडविक हो जाएगा। तो ये तो हो गई ट्रिक, हो गई ईंट पर नाच। पूछा क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बताएंगे चैडविक ने की थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? एंडरसन ने किसकी खोज की थी? तो एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एंडरसन ने की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 7, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो जो अयस्क होते हैं वो धातुओं के होते हैं, यानी कि धातुएं जो है वो अयस्कों से बनी होती हैं। ठीक, अयस्क इनका क्या होता है? अयस्क क्या होता है? तो बताएंगे ये रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है भाई? रॉ मटेरियल होता है जिससे जो है ये बनती है। ठीक है ना? जैसे लोहे का हेमेटाइट होता है, जैसे लोहे का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। आपको बताना है कि मोनोजाइट जो है ये किसका अयस्क है? क्या जर्कोनियम क्या है, या फिर थोरियम का है, टाइटेनियम का है, या फिर लौह का है? ये किसका हो जाएगा आप बताएंगे। तो क्या बताएंगे कि मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। ठीक है, मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। और कहां पाया जाता है? तो बताएंगे केरल में, सर्वाधिक मात्रा में। केरल का जो मालाबार तट है, केरल का जो मालाबार तट जो है, मालाबार जो तट है वहां मालाबार तट पर मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। सर्वाधिक जो है मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना? चल आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखें। प्रश्न संख्या 8 देखें, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है? यहां पर विकल्प दिए जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन किसमें नहीं होता है ये आपको बताना है। तो बताएंगे कि ये सभी जो है हीरे के ही अपरूप है। विकल्प यहां पर डी सही होगा। ये हीरा, ग्रेफाइट और कोयला क्या है? ये सभी क्या है? कार्बन के अपरूप है। क्या है? कार्बन के ये सभी अपरूप है। कोयले के प्रकार की बात करें अगर, तो कोयला के प्रकार क्या होता है? तो आप जानते हैं? नहीं जानते हैं क्या? एंथ्रेसाइट होता है, बिटमिनस होता है ना? और क्या होता है? पीट कोयला भी होता है। ठीक है ना? तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक लिग्नाइट भी होता है। ठीक,
अगला देखें, प्रश्न संख्या 9 देखें, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो यहाँ पे श्रीलंका लटका रहता है और ये बीच में क्या पड़ती है? जल संधि पड़ती है। बीच में क्या पड़ जाती है? जल संधि पड़ जाती है। इस जल संधि को कहते क्या है? क्या ग्रेट चैनल कहते हैं, क्या 8 डिग्री चैनल कहते हैं, क्या पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल कहते हैं? भाई इसको क्या कहते हैं? तो क्या होगा तो बताएंगे, ध्यान रखेंगे कि पाक से कहीं और नहीं जाना है। क्या बताएंगे? पाक जल डमरू मध्य, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य जो है ये अलग करता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, आगे देखें, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 10 देखिए। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ये आपको बताना है कि पतंजलि जो है ये किसके समकालीन थे, ये आपको बताना है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, क्या अशोक के समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग या फिर वसुमित्र के समकालीन थे, ये आप लोग बताएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि ये जो है पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र शुंग के जो है समकालीन थे। और ये थे क्या? तो पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पतंजलि गुरु थे। क्या थे भाई? ये गुरु थे। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। अगर यही कहा जाए कि जो पुष्यमित्र शुंग है ये क्या है? शुंग वंश का, भारत में जो शुंग वंश है, शुंग वंश का ये क्या है भाई? संस्थापक है। क्या है भाई? संस्थापक है। इसने जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ, क्या नाम था? बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और उसके बाद जो है बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो है इसने जो क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो बताएंगे 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, बीसी की बात करेंगे। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक, इसके बारे में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो आप क्या बताएंगे कि कौटिल्य थे। ठीक है, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद को। ठीक, नंद वंश का शासक। चल आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखिए। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। ठीक है, प्रथम यूरोपीय था। और ये कहां का रहने वाला था वास्को डी गामा? तो क्या बताएंगे? ये भाई पुर्तगाल का था। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। होता क्या है कि प्राचीन काल में ही जो मसालों का व्यापार जो हो रहा था भारत से जो पश्चिमी देशों में, तो जो धरातली स्थलीय मार्ग था, ठीक है, वहां पर लूट खसोट होने लगी। तो क्या करते हैं? ये समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। ठीक है, समुद्री, भारत की खोज नहीं कहेंगे, समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। और ये खोज करते हुए जो है पहुंचता है दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर। और वहां इसे मिलता है भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद। और ये उसके साथ आता है। और कहां आता है? कालीकट में। कब पहुंचता है? तो बताएंगे 1498 ईस्वी में। ठीक, 1498 ईस्वी में पहुंचता है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे देखें, प्रश्न संख्या 12 देखिए। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं। जो ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में वे दो प्रकार की होती हैं।
एक को हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक को हम लोग कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। लेकिन ये ग्रंथि जो है इसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों। तो इसमें क्या होगा, क्या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, अग्न्याशय होगा, थायराइड होगा या फिर अधिवृक्क होगा, ये विकल्प आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। तो क्या बताएंगे, कहेंगे यहां जो दोनों रूपों में पाई जाती है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, वो हो जाएगी अग्न्याशय। ठीक है, क्या होगा, अग्न्याशय हो जाएगा। और अग्न्याशय जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय करता क्या है, तो अग्न्याशय क्या करता है, कहेंगे यह इंसुलिन का स्राव करता है। किसका करता है भाई, इंसुलिन का स्राव करता है। और इंसुलिन कार्य क्या करता है, तो बताएंगे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे अगर, तो क्या होगा भाई, तो आप बताएंगे कि यकृत होगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत हो जाएगी, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर हो जाएगी। क्लियर, मास्टर ग्लैंड पूछा जाए तो बताएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये मास्टर ग्लैंड है। क्या है भाई, मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं ये आप लोग याद रखेंगे, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, आप याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं, चल आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखें, प्रश्न संख्या 13 देखें। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, कह रहा है कि जो जीन शब्द है इसका सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया है, क्या वाटसन ने किया है, जॉनसन ने किया है, वॉल्टेयर ने किया या फिर कॉर्नबर्ग ने किया है, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कि यहां पर जो है सबसे पहले जो है जीन शब्द का प्रयोग किया है जोहानसेन ने, विकल्प आपका बी सही हुआ। वाटसन ने जो है वो जेनेटिक्स का प्रयोग किया है, जेनेटिक्स शब्द का प्रथम प्रयोक्ता है। क्या है ये, प्रथम प्रयोक्ता है। कौन है भाई, वाटसन है, आप याद रखेंगे। अगला देखें, प्रश्न संख्या 14 देखें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप लोग अभी पढ़ चुके हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्या अग्न्याशय है, यकृत है, लैंगरहंस है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां क्या होगा, यहां पर कहेंगे, यहां विकल्प हमारा बी सही होगा, यकृत हो जाएगा। ठीक है, यकृत काम क्या करता है, एक तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 से लेकर 2 kg तक इसका वजन होता है। दूसरा बात ये करता क्या है, पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का श्रावण करता है, पित्त रस का श्राव करता है। पित्त रस एकत्रित कहां होता है, तो पित्ताशय में, पित्ताशय में पित्त रस एकत्रित होता है। क्या होता है भाई, एकत्रित होता है और यहीं से ये निकलता है। ठीक है, पित्त रस कहां से उत्सर्जित होता है, तो बताएंगे पित्ताशय से, लेकिन श्रावण कहां से होता है, तो वो यकृत से होता है। क्लियर है कि नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15 देखिए।
निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की? अमुक्तमाल्यद की रचना की किसने की भाई? तो बताएंगे कृष्णदेवराय ने की है। लेकिन भाषा क्या थी? क्या तेलुगु थी, तमिल थी, कन्नड़ थी या संस्कृत थी? यह बताना है आपको। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ये किस नगर का शासक था? तो विजयनगर शासक था। ठीक है। अगर इसका पूछा जाए, वंश पूछा जाए, पहले तो आप यहां भाषा लगा लेंगे तो कहेंगे ये तेलुगु भाषा में विकल्प आपका ए सही होगा, अमुक्तमाल्यद। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कृष्णदेवराय तो ये तुलुग वंश का शासक था, तुलुग वंश का था। ठीक है ना। इसके शासन काल में मंत्री थे, मंत्री परिषद को क्या कहा गया था? क्या बोला गया भाई? अष्ट दिग्गज बोला गया। ये क्या था? 8 मंत्रियों का समूह था। ठीक है, अष्ट दिग्गज। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को देखा है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको यहाँ पर समावेश करने का प्रयास किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।